हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। जैसे कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया क्या, वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने पढ़े वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी, और उससे आगे वर्णमाला को हमने दो भागों में विभाजित किया था, स्वर और व्यंजन। अब हम यहाँ पे लेकर आए हैं, पहले स्वरों का विभाजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखेंगे, पहले स्वर। स्वर क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसे वर्ण या ध्वनि जिनको हम उच्चारण करते समय बिना किसी अवरोध के बोल सकते हो, वो सब क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हमने देखा कि हम स्वरों को कुछ निम्नलिखित भागों में बांट देते हैं। जैसे कि पहला है हमारा उच्चारण के आधार पर। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 विलुप्त स्वर। जैसे कि हमने देखा ह्रस्व स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता हो या फिर एक मात्रा का समय लगता हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 हमने देखा ए, नंबर 2 ई, उसके बाद छोटा ऊ और री। ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन या आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमने नंबर 2 देखा दीर्घ स्वर, यानी कि ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाते हो, या वे स्वर जिनको बोलते समय 2 मात्राओं का समय लगता हो, सब क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। या फिर जिनका उच्चारण करते समय मूल या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो। जैसे हमने देखा क्या, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। यानी कि इनमें सभी में क्या होता है, ह्रस्व स्वर ए छुपा होता है और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं। उसके बाद हमने देखा विलुप्त स्वर। इनका प्रयोग हम किसी को पुकारने में, आवाज लगाने में करते हैं, या फिर किसी को संबोधित करने में भी करते हैं। जैसे कि हमने देखा राम, हमने दर्शाया इसको एस यानी कि 2 मात्रा के प्रतीक से, इसका मतलब होता है बड़ा होना। विलुप्त स्वर आ गया आ, और इसमें क्या लगा, 2 मात्रा को समय लगा, यानी कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, सब क्या कहलाते हैं, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने देखा आ हो गया, या तुमने पुराने जमाने में कभी देखा होगा कि पुरानी बैठकों के बाहर मेन फ्रंट पे लगा होता था ओम का प्रतीक चिन्ह, जो इस प्रकार लिखा होता था। तो ये भी क्या है, विलुप्त स्वर के उदाहरण है। अच्छा, हमने देखा नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। हमने उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा, नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने आप में क्या होते हो, स्वतंत्र होते हो, या फिर इनकी उत्पत्ति एक मूल स्वर के रूप में हुई है। जैसे कि आप कह सकते हो मूल या ह्रस्व स्वर में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, शायद ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। इससे आगे हम देखते हैं संधि स्वर, यानी कि वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाते हो या उच्चारण किया जाता हो। हमने देखा जो संधि स्वर होते हैं उनमें प्रत्येक स्वर में ए स्वर या फिर ह्रस्व स्वर छिपा होता है। जैसे हमने देखा बड़ा, ए प्लस ए से मिलकर बना है बड़ा, ई प्लस ई से मिलकर बनी है बड़ी ई, और ऊ प्लस ऊ से मिलकर बनी है बड़ी बड़ा ऊ। ये सब कैसे हैं, सजातीय स्वर हैं। अब सजातीय स्वर क्या होते हैं, जो अपने ही वर्ग के योग से मिलकर बनते हैं, वो सभी सजातीय स्वर कहलाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम छोटा ए किसके योग से मिलकर बना है, ए प्लस छोटी ई को मिलाकर बना छोटा ए, और ए प्लस छोटा ए को मिलाकर बना
बड़ा ए, जिसे बोल सकते हो आप आई। उसके बाद हमने देखा ए प्लस ओ को मिलाकर बना है ओ। उसके बाद हमने देखा ए प्लस ओ को मिलाकर बना है औ। यानी कि ये कैसे मिलकर के बने हैं? अपने विजातीय वर्ग के योग से। आप इन्हें विजातीय स्वर भी कह सकते हो। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा स्वर को दो भागों में, कौन कौन सा? उच्चारण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इससे आगे अभी कुछ भागों में और इनको विभाजित किया गया है, वो अभी देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा स्वरों का विभाजन दो भागों में, कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं कुछ आगे और भागों में विभाजित किया जाता है, कौन से? नंबर 1 जीभ के आधार पर, और नंबर 2 मुख से हवा निकलने के आधार पर, नंबर आगे होठों के आधार पर और मुख के आधार पर। हमने देखा कि जीभ के आधार पर यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करेगा वो सब क्या कहलाएंगे? जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करेगा वह कहलाएंगे अग्र स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का क्या करेगा? मध्य भाग काम करेगा, वह कहलाएंगे मध्य स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या होगा? जीभ का पिछला भाग यानी कि पश्च भाग काम करेगा, वह सब कहलाएंगे पश्च स्वर। हम देखते हैं कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। इनकी 4 संख्या होती है। अग्र स्वर में क्या? छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है तो छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करेगा, वह सब क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। जैसे हमने देखा क्या, खाली एक स्वर आता है वो भी ए। उसके बाद हमने देखा पश्च स्वर, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय क्या करेंगे? जीभ का पिछला भाग काम करेगा, वह पश्च स्वर कहलाएगा। कौन कौन से हुए? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ और बड़ा ऊ। इनको बोलते समय क्या हो जाएगा? जीभ का पिछला भाग काम करेगा। हवा निकलने के आधार पर हमने देखा स्वरों को विभाजन किया दो भागों में, कौन कौन सा? नंबर 1 अनुनासिक और नंबर 2 निर्नुनासिक। अनुनासिक ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा निकलती हो, वह अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने देखा क्या, अह, अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और अह क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिक जिन ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय केवल हम मुख का प्रयोग करते हो, नाक का नहीं, वो सब क्या कहलाएंगे? निर्नुनासिक। जैसे क्या हो सकता है? सभी स्वर निर्नुनासिक स्वर हो सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा दें या इसके ऊपर अनुस्वार लगा दें तो यही क्या बन जाएंगे? अनुनासिक बन जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि होठों के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? हमारे होठ गोलाकार या वृत्ताकार में बनेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और एक इसमें आगत वर्ड भी आता है, कौन सा? ओ। उसके बाद हमने देखा होठों के आधार पर नंबर 2 अवृत्तमुखी, यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ अवृत्तमुखी होंगे या फिर वृत्ताकार में नहीं होंगे, क्या कहलाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर। इनकी संख्या पूछ ली जाए तब कितनी होती है? 6। कौन कौन से? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। अब हम देखते हैं मुख के आधार पर कि हम इनका जो मुख का उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं। यह बी व्रत का मतलब होता है मुख पूरा खुला हुआ। तो पूरा खुला हुआ का मतलब हमने देखा क्या? एक आ। अगर तुम छोटे बच्चों को दवाई दे तो क्या बुलवाते हो कि बेटा बोलो आ, तो क्या करेगा? मुंह अधिक खोलेगा, तो क्या कहलाएगा? वो बी व्रत कहलाता है। हमने देखा अर्ध बी व्रत। अर्ध मतलब आधा, तो आधा कैसे खोलेगा? जब आ से पूरा खुल रहा है तो अर्ध से क्या खुलेगा? आधा, और वो क्या जाएगा? ए। उसके बाद हम देखते हैं समव्रत।
समृत का मतलब होता है मुख कुछ बंद रहना, यानी कि बंद आकार में होना। तो हमारी वर्णमाला आगे बाद क्या आता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसमें रह से ऋषि भी आ जाता है। हमने देखा कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रह से ऋषि क्या बन गए, समृत स्वर बन जाते हैं। बात चल रही है अर्ध समृत की, यानी कि जिसमें मुख कैसा होगा, आधा बंद आकार का होगा, वो क्या कहलाएंगे, अर्ध समृत। इसकी संख्या कितनी होती है, दो। कौन कौन से, छोटा ए और छोटा ओ। अब जो बचे हैं कौन कौन से, बड़ा ए और बड़ा औ, इनकर को मिलाकर क्या बन जाते हैं, ये सब अर्ध विवृत बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे स्वरों की कहानी खत्म हो जाती है। अगर बात की जाए घोषत्व के आधार पर तो सभी स्वर सघोष होते हैं। बात की जाए प्राणत्व के आधार पर तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। थैंक यू। मैं धीरज कुमार, बस आज के लिए इतना काफी है।